हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे टेस्ट फॉर यू क्लासेस में। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय बीएड फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर और विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व, जिसमें कि यूनिट नंबर 4 है और हम लोग इसका 100 कैंप्स को करने वाले हैं। और लास्ट वीडियो है, आज इससे 3 वीडियो अपलोड कर दिया जा चुका है और आज आप लोगों का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग क्लास में बने रहिए। और चैप्टर का नाम है विद्यालय प्रबंधन अर्थात स्कूल मैनेजमेंट। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अपना क्वेश्चन कि समय सारणी निर्माण का विशिष्ट सिद्धांत है। तो समय सारणी का जो निर्माण का सिद्धांत है कि समय जो टाइम टेबल का पूर्णता होना, समय का निश्चय होना, दिवसों का क्रम होना। तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समय तालिका के निर्माण की व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं। समय तालिका के निर्माण की व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं शिक्षक का अभाव, अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति और धन का अभाव। राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। समय सारणी का गुण है योग्यता अनुसार का वितरण करना, सदा कर्म में व्यस्तता रखना, धन का अभाव होना या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं और शक्तियों के नियंत्रण के अधीन करना है जो व्यवस्था को अव्यवस्था को व्यवस्था प्रदान करता है। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया है कि जो अनुशासन का अर्थ अपनी भाव और शक्तियों के नियंत्रण के अधीन करना है जो अव्यवस्था को व्यवस्था में प्रदान कर देता है। अर्थात जो डिसिप्लिन है वह तब आ जाएगा जब आप खुद में सेल्फ कंट्रोल करने लगेंगे अपने मनोभावों पे, शक्तियों पे। यदि आपका नियंत्रण हो जाएगा वही अनुशासन है। ऐसा कथन किसका है? राइट आंसर हो जाएगा टीपी नन इज राइट आंसर। क्वेश्चन है कि अनुशासन का अर्थ है व्यवहार के कुछ नियमों का पालन करना। तो यह कथन किसने कहा है कि व्यवहार के कुछ नियमों का पालन करना ही अनुशासन है? तो यह कथन कहा गया है हेनरी मार्टिन के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा हेनरी मार्टिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अनुशासन प्रेम के ऊपर आधारित और उसी के द्वारा नियंत्रित होना चाहिए। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो प्रेम से रिलेटेड जो वर्ड कहा गया है अनुशासन के लिए वह कहा गया है पेस्टोलॉजी द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि वही व्यक्ति अनुशासित है जिसको अपने कार्यों पर विचार करने और उन्हें इच्छा अनुसार कार्य में परिणित करने का परीक्षण प्राप्त हो चुका है, वही अनुशासित है। तो ऐसा कथन कहा गया है किसके द्वारा कि वह व्यक्ति अनुशासित है जिसको अपने कार्यों पर विचार करने और उन्हें इच्छा अनुसार कार्य में परिणित करने का ट्रेनिंग अर्थात प्रशिक्षण प्राप्त हो चुका है। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कहे हैं कि डीवीजी ने कहे हैं कि जो व्यक्ति अनुशासित वह है जो अपने कार्य पे विचार करने और उन्हें इच्छा अनुसार परिणित करने का प्रशिक्षण हो। अगला क्वेश्चन है कि अनुशासन के संबंध में क्या सत्य कथन है? तो देख लेते हैं। अनुशासन में व्यवस्था के नियमों का पालन करना होता है। अनुशासन में व्यक्ति कार्य से पहले उसके औचित्य पर विचार करता है। अनुशासन प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि अनुशासन से संबंधित दृष्टिकोण है। तो उत्तम अनुशासन सहयोग पर आधारित होना चाहिए। अनुशासन को स्थापित करने के लिए दंड का प्रयोग न किया जाए। बालकों को अनुशासन के महत्व के विषय में अवगत कराया जाए। राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि एडम्स महोदय ने दार्शनिक दृष्टि के आधार पर अनुशासन के प्रकार बताए हैं। तो एडम्स महोदय ने अनुशासन का जो प्रकार बताए हैं उन्होंने कहा है कि दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन, 4 प्रकार के उन्होंने बताया है जिसमें कि
दमनात्मक अनुशासन, उसके बाद से है मुक्तात्मक अनुशासन, मुक्तात्मक, प्रभावात्मक और एक सामाजिक। तो 4 प्रकार के जो एडम्स महोदय ने बताए हैं अनुशासन, तो यह 4 प्रकार के अनुशासन होते हैं। दमनात्मक में क्या होता है कि बच्चे को मार पीट के ही समझाया जाता है, किसी भी गलती पे उसे सजा देना, इसमें दंडा जो होता है, डंडे को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार के जो शिक्षा मिलता था वो हमारे प्राचीन काल में ज़्यादा मिलता था, अभी भी है प्राइमरी लेवल बच्चों के लिए ऐसा दमनात्मक टीचर व्यवहार करते हैं, लेकिन हमारे माध्यमिक या जो ऊपर के बच्चे होते हैं उनके लिए ऐसा नहीं किया जाता है। तो वो इस प्रकार से दमनात्मक हो गए। और एक होता है मुक्तात्मक, जिसमें कि बच्चे को प्रकृति से जोड़कर, अर्थात बच्चे को मुक्त करके स्वतंत्र अवस्था में छोड़ दिया जाता है, जिसमें कि बच्चा खुद ही सीखता है एक स्वतंत्र रूप से, उसे हर चीज़ सीखने का सलाह दिया जाता है। स्वतंत्र का मतलब ऐसा नहीं कि खुले छोड़ दे, मतलब उसको मारा नहीं जाता, उसको पीटा नहीं जाता है, उसे अच्छे से समझाया जाता है, तो वह मुक्तात्मक अनुशासन कहलाता है। और एक होता है प्रभावात्मक अनुशासन। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ टीचर इतने काफ़ी अच्छे स्टडी कराते हैं, पढ़ाते हैं, टीचर हो गए या कोई कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको देखकर खुद के अंदर ऐसी भाव आती है कि मैं भी ऐसा बनूंगा, मैं भी अपने देश के लिए। तो क्या हो रहा है, उनके व्यवहार से आप प्रभावित हो रहे हैं, तो वह भी एक क्या है, अनुशासन है। अपने स्टडी को, अपने व्यवहार को इस तरीके से बनाइए कि जो सामने वाला है वो खुद देखकर आपके जैसे बनने की कोशिश करे, तो वो क्या है, आप अपना प्रभाव उस पर छोड़ रहे हैं। तो यह भी एक प्रकार का अनुशासन ही है कि बिना मारे पीटे किसी को अपने तरफ आकर्षित करना, किसी को अपने तरीके से, जिस तरीके से आपका व्यवहार हो, सामने वाला खुद सोचे कि मैं भी अच्छा करूं, तो उसके पे इफेक्ट पड़े आपके व्यवहार का। तो इस प्रकार से प्रभावात्मक होता है। और जो समाज होता है, सामाजिक अनुशासन, तो सामाजिक अनुशासन में यह सिखाया जाता है समाज के बारे में, समाज, दुनिया जो भी है उसको बच्चे को पहले ही बताया जाता है कि यह चीज़ गलत है, सही है। सामाजिक ज्ञान उसमें काफ़ी इंक्लूड होती है। तो यही 4 प्रकार के एडम्स महोदय ने दिया है, जिसमें कि मुझे तो सबसे अच्छी जो अनुशासन लगती है वह सामाजिक लगती है। कहीं ना कहीं जब बच्चा अपने घर में रहता है, तो परिवार में रहता है, तो भी उसको समाज के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। विद्यालय में भी जाता है तो वहाँ भी शिक्षक पुस्तकें ज्ञान ही पढ़ाते हैं, जो भी है सब्जेक्ट से रिलेटेड, वहाँ भी उसे ज्ञान नहीं होता है। जब वो अपने रियल लाइफ में गुजरता है और जब अपने समाज में आता है, तो यहाँ कुछ अलग ही नियम होते हैं, कुछ अलग ही कायदे होते हैं। समाज में रहना एक इतनी आसान बात नहीं है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो समाज के बारे में आज नहीं तो कल जो बच्चा है वह समाज में तो प्रवेश करेगा ही, तो क्यों ना हम बच्चे को धीरे धीरे समाज के बारे में उसको जानकारियाँ देते रहें कि सामाजिक तौर पे ये चीज़ें गलत है, उचित है या अनुचित है। तो कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर में वह, जिस प्रकार से हमारी NCERT भी है, तो वो भी क्या कहता है कि हमें जो डेली लाइफ में जो हमारे जीवन में हो रहा है उससे जोड़कर ही बच्चे को स्टडी कराया जाए। ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर या सब्जेक्ट ऐसा हो जिससे उसका ना ही पास्ट जुड़ा हो, ना ही फ्यूचर जुड़ा हो, कुछ जुड़ा ही ना हो, तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। तो सबसे अच्छा और बेटर जो लगता है मुझे वह तो सामाजिक ही लगता है, क्योंकि कल बच्चे को समाज में रहना है और यदि वह सामाजिक तौर तरीके ना सीखे तो समाज उसका काफ़ी अवहेलना करना शुरू कर देता है बच्चे का। तो मुझे तो बेटर लगता है सामाजिक। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कौन सी अनुशासन सबसे अच्छी लगती है। तो चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि अनुशासनहीनता का व्यक्ति कारण क्या है। यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है कि व्यक्ति अनुशासनहीनता क्यों करेगा। तो क्या छात्रों का शारीरिक व मानसिक असंतुलन, बौद्धिकहीनता, संवेगात्मक असंतुलन। तो राइट आंसर हो जाएगा कि एक जो व्यक्ति होता है कहीं ना कहीं वह अपनी बुद्धि कम होने के कारण भी अनुशासन में हीनता अर्थात अनुशासित नहीं होता है, शारीरिक कुछ डैमेज है, कुछ कमियां है या मेंटली कुछ कमियां हैं तो भी कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता हो जाती है। और संवेग अर्थात काफ़ी इमोशनल टाइप का यदि बच्चा है तो भी अनुशासन में हीनता लाएगा। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि अनुशासनहीनता का पारिवारिक कारण क्या है। अनुशासन देखिए, अनुशासनहीनता से देखिए अनुशासनहीनता यहाँ पर कई तरीके से हो रहे हैं। एक तो कारण हो गया परिवार से रिलेटेड, दूसरा खुद से रिलेटेड, व्यक्ति से रिलेटेड, उसके पास बुद्धि नहीं है, उसकी संवेग ज़्यादा है, किसी छोटी छोटी बातों को लेकर वह काफ़ी इमोशनल हो जाता है, रोने लगता है। तो क्या है, वो उसका पर्सनल है, वो उसका पर्सनल कमी है जो भी अनुशासनहीनता उसके कारण कर रहा है। लेकिन कभी कभी यह ज़रूरी नहीं है, परिवार से भी बच्चा काफ़ी इफेक्ट होकर और वह अनुशासनहीनता करना शुरू कर देता है, जिसमें कि है संयुक्त परिवार का टूटना। कभी कभी माता पिता एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और बच्चे जो होते हैं वो इधर के उधर भटकने लगते हैं। तो उन्हें काफ़ी समाज में उन्हें कभी प्यार नहीं मिला होता है तो वो आगे चल के भी उसी प्रकार के बन जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि समाज में कुछ नहीं है, इस तरीके के उनके अंदर हीन भावना आ जाती है। नारी स्वतंत्रता और सुरक्षा की भावना, यह सभी क्या है, पारिवारिक कारण हैं। पारिवारिक कारण में जैसे सपोज डेट कि नारियों के लिए स्वतंत्रता, मैंने एक बार इस पे और भी बातचीत किए थे कि कभी कभी भी लड़कियों के लिए हर गार्जियन स्टडी करने के लिए बाहर नहीं भेजते, और वहीं पे जबकि आज भी हमारे देश में जो लिंगानुपात है कहीं ना कहीं उसका भी भेदभाव है। एक सामाजिक कारण है कि सांप्रदायिक संघर्ष, धर्म विरोध, राजनैतिक उथल पुथल, यह सब क्या है, असामाजिक जो समाज से रिलेटेड है, इसके कारण भी अनुशासनहीनता होना शुरू हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब देख लेते हैं कुछ आर्थिक कारण भी होते हैं, परिस्थिति या आर्थिक, ये सभी, गरीबी भी इसमें आता है। गरीबी तो मुख्य रूप से होता है, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, तो ये सभी क्या है, इनके कारण भी अनुशासन नहीं बन पाता है। तो देखिए सामाजिक हो गया, व्यक्तिगत हो गया, पारिवारिक हो गया, आर्थिक हो गया, इतने सारे कारणों से अनुशासनहीनता हो जाता है, डिसिप्लिन नहीं रह पाती है। अनुशासनहीनता का नैतिक कारण, अभी देख लीजिए एक नैतिक कारण भी है यहाँ पे कि उद्देश्य विहीन शिक्षा, शिक्षा का कोई उद्देश्य ही ना हो, बस पढ़ते जाएं। नैतिक शिक्षा का अभाव होना, नैतिक शिक्षा जैसे हमें अच्छे से बड़ों से अच्छे से बात करना चाहिए, छोटों को प्यार देना चाहिए, तो ये सब क्या है, नैतिक शिक्षा है। तो ये सभी भी, इसके कारण भी यदि आपको यह सब चीज़ें नहीं पता रहेंगी तो इसमें भी अनुशासनहीनता की कमी आएगी। तो ये सभी भी क्या है, अनुशासनहीनता के ही कारण हो जाएंगे। अगला है कि शैक्षिक साहित्य में अनुशासनहीनता के निवारण के लिए सुझाया गया उपागम है। शैक्षिक साहित्य में अनुशासनहीनता के निवारण के लिए सुझाया गया उपागम, जो अनुशासनहीनता उसको कैसे रोका जाए, उदाहरण के द्वारा। आप कभी भी बच्चा अनुशासनहीनता कर रहा है तो आप एग्जाम्पल दीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ें उसको बताइए कि देखो ये इस तरीके से करने से यहाँ ऐसे हो गया तो तुम्हारे साथ भी ऐसे हो सकता है। आप तमाम तरह की एग्जाम्पल देकर देश दुनिया के बारे में कहीं का भी उसको समझाएंगे तो वो काफ़ी ज़रूर समझेगा बच्चा। प्रतिकारात्मक उपागम, दंडात्मक उपागम, ये सभी क्या है, अनुशासनहीनता को जो होता है, कभी कभी ऐसा नहीं है
बच्चों को कभी कभी दंड देना भी अति आवश्यक हो जाता है, वरना वो क्या करेंगे, आपके सर पे बैठ के बैंड बजाना शुरू कर देंगे। तो इसलिए कभी कभी यह भी ज़रूरी होता है। अनुशासनहीनता को रोकने का ठोस रचनात्मक उपाय बताइए। जब अनुशासन में नहीं हो, बच्चे नहीं हो और भी कोई भी नहीं हो तो क्या करना चाहिए? शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया जाना चाहिए, बेरोजगारी की समस्या समाधान किया जाना चाहिए, मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यह सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पाठ्यक्रम लिखित क्रियाओं का रूप है, एनसीसी, सांस्कृतिक कार्य या स्काउटिंग। तो यह सभी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बाह्य एवं आंतरिक अनुशासन की स्थापना किन नियमों के आधार पर किया जा सकता है? तो आत्मविश्वास की भावना होना। देखिए, अनुशासन का मतलब ये नहीं हुआ कि हम किसी पे अनुशासन करें, नहीं। आप अपने अंदर अपनी भावनाओं को रोक पाते हैं, अपने इमोशंस को रोक पाते हैं और आप अपने टारगेट को बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी जो अनुशासन होती है वो तो खुद का होता है कि खुद ही आप कंट्रोल करें। जैसे अभी जॉब नहीं लग पा रही है, जब तक आपको एक जॉब मिल नहीं जाती है तब तक आपको धैर्य बना कर रखना पड़ेगा। तो ये क्या है, आप जो कहीं ना कहीं आप अपने को अनुशासित कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं आ रहा है आपको अनुशासन देने, डिसिप्लिन में रखने। आप खुद को अनुशासित करना पड़ेगा भी। जब तक आप एक अच्छी पोस्ट पे ना चले जाएं तब तक आपको हर चीज़ को बहुत मेंटेन करके सबसे, अगर कई बार क्या होता है कि जॉब नहीं लगने से बच्चे काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, दिमागी हालत उनकी सही नहीं होती है प्रिपरेशन करते करते। तो यह सभी क्या है? तो इस तरीके से अनुशासन दो तरीके की होता है। एक तो वह हो गया कि बाह्य अनुशासन कोई दूसरा करे, और एक आंतरिक अनुशासन जो कि खुद से ही होता है, बेटर आंतरिक अनुशासन ही होता है। तो इस तरीके से बाह्य एवं आंतरिक अनुशासन की स्थापना किन नियमों के आधार पर किया जा सकता है? तो आत्मविश्वास की भावना होनी चाहिए, आपके अंदर यह होनी चाहिए कि यस, मुझे जॉब लेना है तो लेना है, मुझे टीचर बनना है तो बनना है। इस तरीके की आत्मभावना आपके अंदर, विश्वास होना चाहिए, आत्मनियंत्रण होना चाहिए, खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी इमोशन में आए तो बहुत ज़्यादा पड़े, इमोशन में आ गए तो रोने लगे, हंसने लगे, ओवर नहीं होना चाहिए। और छात्रों की समस्याओं को जानना, छात्रों की समस्याओं को भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अनुशासन बनाने की सकारात्मक तकनीकी क्या है? किस तरीके से एक पॉजिटिव अनुशासन बनाया जाए, क्या क्या किया जाना चाहिए? तो एक अनुशासन बनाने के लिए हमें पुरस्कार देना चाहिए, नैतिक शिक्षा देनी चाहिए, पारस्परिक सहयोग होनी चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में छात्रों को दंड देने हेतु अपनाए गए तरीके क्या हैं? डांटना, मारना, कक्षा में प्रवेश नहीं करने देना, ये सभी क्या है? दंड देने के नए नए तरीके हैं कि किस किस तरीके से दंड दिया जाता है। लेकिन विद्यालय में छात्रों को दंड, जैसे सपोज डेट कि बच्चा लेट से आ रहा है तो हो सकता है कि कुछ और भी कमियां हो सकता है कि बच्चे ने होमवर्क नहीं पूरा किया हो, उसकी तबीयत खराब हो गई है, तो आप बिना जाने उसको और सज़ा दे देंगे तो यह गलती बच्चे की नहीं आपकी है। इसलिए कभी भी बच्चों से उसका कारण जानें कि अगर बच्चे ने होमवर्क नहीं करके आया तो क्यों नहीं करके आया, क्या उसके पीछे कारण है। अगर बच्चे लेट से आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्या उसके घर में कोई ऐसी दिक्कत हो गई या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग्स, या उसे कोई प्रॉब्लम हो, वो सपोज डेट थोड़ा दवा खाने में या कुछ भी लेट हो गया टाइम टेबल, तो वो थोड़ा लेट से कॉलेज गया, स्कूल गया, तो आप बिना पूछे उसे दंड देना शुरू कर देंगे तो यह उचित नहीं हो। इसलिए कभी भी बच्चे के बारे में कारण जानने की कोशिश किया जाना चाहिए टीचर को, उसके बाद से ही दंड दें।
अगला है कि अनुशासन बनाने की नकारात्मक तकनीकी क्या है। अनुशासन जो बनाया जाता है, आलोचना करके कभी भी आलोचना ना करें, क्योंकि आपकी आलोचना से बच्चे में जो एक हीन भावना उत्पन्न हो जाएगा, वो आपसे दोबारा कोई क्वेश्चन ही नहीं करेगा, वह डरने लगेगा। तो इस तरीके की भावना रखें कभी भी। और प्राथमिक स्तर पर अनुशासन की समस्या का कारण क्या है, क्यों छोटे जो लेवल के जो स्कूल हैं, जो प्राइमरी लेवल के, अनुशासनहीनता की समस्या का कारण क्या है, वो क्यों होनी चाहिए। तो जो सहशिक्षा है वो कारण है। योग्य व आदर्श शिक्षकों का अभाव है। दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि अनुशासनहीनता के लिए विद्यालय किस रूप में जिम्मेदार हो सकता है। अनुशासनहीनता के लिए विद्यालय किस रूप में जिम्मेदार हो सकता है। तो विद्यालय भवन का अनुचित स्थान पर होना। ऐसा जगह पे विद्यालय नहीं बनवा देना चाहिए जहाँ पे ड्रिंकिंग वगैरह सब कोई कर रहा हो, तो वहाँ पे क्या पड़ेगा, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पर्यावरण अच्छा हो, सामाजिक माहौल अच्छा हो, तो वहाँ पे विद्यालय का होना उचित होता है। विद्यालय का साधन संपन्न हो, ऐसा ना हो कि विद्यालय में किसी प्रकार के साधन न हो। विद्यालय का समाज के अनुरूप होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो थैंक यू गाइज। यदि हमारी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो और अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद गाइज।